बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखेंगे। एक्सक्लूसिव स्टोरी है, डॉन टीवी की है। और स्टोरी ये है कि मरियम नवाज अब एक खुफिया किस्म का कैंप ऑफिस, दूसरे लफ्ज़ों में उसे रहायशगाह कह लें, वो इस्लामाबाद में तामीर कर रही हैं। अब ये किस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हैं, क्या कोई खुफिया मुलाकातों के लिए हैं या पंजाब गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए हैं, इस सारे के ऊपर रोशनी डालते हैं। पहले आपको ये बता दें कि कैंप ऑफिस जो हैं वो अमूमी तौर पर रहायशगाह को ही कह दिया जाता है। खर्चे तो टैक्स पेयर के पैसे से दिए जाते हैं, आवाम के पैसे से। और बहाना ये होता है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर ने बैठ के काम करना है या प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन होती वो रहायशगाह है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन के अपने एक घर को डिक्लेयर कर रखा है, पहले भी किया था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कर रखे होंगे, इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने कई कर रखे हैं, और मरियम नवाज साहबा ने भी जाती उमरा को डिक्लेयर कर रखा है। अब इस्लामाबाद के अंदर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक पूरा बड़ा महल जो है वो मौजूद है। आप कह रहे होंगे महल कहाँ है? पंजाब हाउस, उसके अंदर एक पूरे का पूरा अलग से हिस्सा है जो चीफ मिनिस्टर के इस्तेमाल में आता है। ऐसे ही वहाँ पर एक गवर्नर का ब्लॉक है, एक चीफ मिनिस्टर का है। जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर बने तो हमें उस ब्लॉक में जाने का मौका मिला, तो पता चला कि वहाँ पर गोल्ड प्लेटेड जो है वो जितने भी नल लगे हुए हैं, और उर्फ़े आम में टूटियाँ कह देते हैं, वो गोल्ड प्लेटेड थी। और उसके अंदर कमोड्स और दूसरी चीज़ें जितनी भी इस्तेमाल हुई हैं उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गोल्ड प्लेटेड थी। एक बहुत ही लग्जरियस किस्म का वो पूरे का पूरा सेटअप जो है वो पंजाब हाउस के अंदर है, जहाँ पर बेशुमार कमरे भी मौजूद हैं, बेशुमार बेडरूम्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर के अपने लिए भी, चीफ मिनिस्टर के अजीज़ो अकारब जो हैं, या उनके स्टाफ के लोग, या मतलब पूरे का पूरा वहाँ पर एक लंबा चौड़ा इंतज़ाम वहाँ पर मौजूद है। मीटिंग्स रूम्स हैं, कमेटी रूम्स हैं, डाइनिंग हॉल्स हैं, मीन पूरे का पूरा एक महल नुमा सिस्टम वहाँ पंजाब हाउस, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर, चीफ जस्टिस की रहायशगाह के बिल्कुल साथ, पूरा इस्लामाबाद का मंजर वहाँ से सामने नज़र आता है। तो ये पंजाब हाउस के अंदर पहले से चीफ मिनिस्टर के पास फैसिलिटी मौजूद है। अब ये जो नई फैसिलिटी बन रही है, ये जो रावल डैम है, वो जहाँ जहाँ पर उसके स्पिलवेज हैं, पानी निकलता है, वहाँ एक कॉर्नर के ऊपर पुराना कोई डिपार्टमेंट हुआ करता था जब इस्लामाबाद टेरिटरी होता था, इस्लामाबाद बनने से पहले पंजाब का। उस ज़माने में यहाँ पर गालिबन पंजाब का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उनकी कोई इंस्टॉलेशंस थी वहाँ पर, मीन कोई छोटी मोटी बिल्डिंग होगी, कोई ऑफिस होगा। अब उसको गिराकर डॉन टीवी के हमीद अली ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मरियम नवाज वहाँ पर अपना एक कैंप ऑफिस बना रही है। अब अमूमी तौर पर अगर जो गवर्नमेंट के अंदर मैं रहा हूँ, और मेरे से अगर आप पूछें कि इस्लामाबाद की एक साइड पे, मतलब कि इस्लामाबाद का जो दिल है, जहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस हैं, प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो तमाम जो डी चौक के बिल्कुल साथ, मैरियट होटल के साथ, ये तमाम जो एरिया है उसके अंदर पंजाब हाउस पहले से है। और मैंने जैसे आपको कहा कि एक महल नुमा वहाँ पर पूरी की पूरी जो पुर आसाइश एक किस्म की रहाइश है, वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहबा को मैसर है। फिर एक नए सिरे से ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत क्या है? तो जब अगर आप मोहल्ले वकू देखें तो आपको फिर समझ आती है कि अगर आप ये चाहते हो कि कोई बाहर बाहर से मिल के निकल जाए, मतलब अगर कोई ऑल द वे मिलने आएगा पंजाब हाउस में, चीफ मिनिस्टर की कोई भी मुलाकात है, सहाफ़ियों के साथ है, कोई भी खुफिया मुलाकात उन्होंने करनी है जो वो नहीं चाहती कि एजेंसीज़ को और तमाम लोगों को पता चले, तो अगर कोई आता है और या इनकी पार्टी के लोगों ने कोई मुलाकातें वहाँ करनी है, तो सरीना होटल से लेके कन्वेंशन सेंटर के सामने से गुजरते हुए, या दूसरी तरफ से मारगला रोड से भी आएंगे तो आपको आईएसआई के मेस के सामने से गुजरते हुए आप वहाँ पहुँचेंगे तो सभी की नज़र होगी। तो ये शायद एक नुक्कर में बिल्कुल रावल डैम के पीछे, रावल डैम के भी स्पिल वेज जो है जहाँ से पानी निकलता है, अखराज होता है इजाफी पानी का, उसके भी वहाँ कॉर्नर में जाकर ये बिल्डिंग जो है बनाई जा रही है, जिसके ऊपर इस्लामाबाद के अंदर एतराज़ उठाया है कि वहाँ पर बहुत सारे दरख्तों की कटाई की गई है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस वजह से ये कायमा कमेटी के सामने आई बात, और यहाँ से ये टेलीविज़न पर आई और आप तक हम लेके आए हैं, वरना चुपके चुपके ही बाजी मरियम ने ये अपना सारा काम कर देना था, ना हमें पता चलना था ना आपको, और वो रेजिडेंस या वो कैंप ऑफिस जो है वो इस्तेमाल में भी होना था। अब हो सकता है वहाँ पर बाजी मरियम ने खुफिया तरीके से सोशल मीडिया की टीम को मिलना हो, जर्नलिस्टों को मिलना हो, या कोई और अपनी खुफिया मीटिंग्स जो है वो वहाँ पर करनी हो,
ताकि शहर के अंदर मेन एरिया के अंदर आकर अगर वो पंजाब हाउस में वो मीटिंग्स करेंगी तो उनको लगेगा कि सीक्रेसी नहीं है। अब समझ से बाहर है, ये अपनी प्राइवेट रेजिडेंस का भी कोई ना कोई इंतज़ाम कर सकती थी। इन्होंने टैक्स पेयर के पैसे से ही ये सारा इंतज़ाम करने की क्यों ठानी, ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन ये इस ख़ानदान का पुराना वतीरा है, नया नहीं है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और वो है कन्फ्यूजन। जी हाँ, कन्फ्यूजन। इमरान खान जेल में से क्या कह रहे हैं, बाहर बैठी लीडरशिप क्या कह रही है। आप अभी तक इमरान रियाज साहब के, सदीक जान साहब के और मोहित पीरजादा साहब के बहुत सारे तज्जियात सुन रखे हैं आपने पिछले 1-2 दिन के अंदर अंदर, बल्कि एक दिन के अंदर, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जो पैगाम बाहर भेजा है वो फिर बिल्कुल मुख्तलिफ था जो बाहर पोजीशन थी उससे, और उस वजह से हमने सोचा कि इस पर थोड़ी सी खुलकर बात की जाए कि ये सब हो क्या रहा है। पहले 3-4 स्टेटमेंट्स आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि ये कन्फ्यूजन किसी की फैलाई हुई है या नेचुरल है, या इस कन्फ्यूजन में से किसी को हासिल क्या होना है। पहला बयान रऊफ़ हसन साहब का रखते हैं, हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। दूसरा बयान तहरीक इंसाफ और हुकूमत भाई भाई हैं, शिबली फराज। और फिर गौहर अयूब साहब, अपना गौहर खान साहब का भी बयान जो है वो आपकी नज़र में है मुज़ाकरात से रिलेटेड। फिर आपने दूसरे बयानात भी सारे देखे जिसमें मुज़ाकरात के लिए कीननेस जो है वो शो करवाई जा रही है, या विलिंगनेस शो करवाई जा रही। कीननेस इफ़ इज़ द रॉन्ग वर्ड, दैन एटलीस्ट विलिंगनेस शो करवाई जा रही। अब दूसरी तरफ से जवाब क्या है, दूसरी तरफ ने फौरी तौर पर तलाल चौधरी साहब को टेलीविज़न पर अपीयर करवाया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये अब पाँव पे गिर रहे हैं, ये मुज़ाकरात चाहते हैं। और पूरे का पूरा जो मीडिया था, चौधरी साहब जिसको कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स, वो भी तहरीक इंसाफ को ह्यूमिलिएट कर रहा था कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कुछ और स्टेटमेंट्स अगर देखें, मुझे प्रेशर किया जा रहा था कि शफीक लुंड के घर फातिहा के लिए ना जाऊं, जिसकी वजह से मैं ना जा सकी, सरताज गुल साहबा ने कहा। नौशी गिलानी साहबा मारूफ शायरा हैं, उन्होंने उसके ऊपर अपना तबसरा दिया कि अगर आप नहीं जा सकती तो आप सियासत से अलग हो जाएं। और जो तलाल चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि कंटेनर से जिसको गिराया ठीक गिराया, वो दहशतगर्द था, अब ये दोबारा मुज़ाकरात करने आना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात करने हैं तो 9 मई की केसेस हम ख़त्म नहीं करेंगे, आना है मुज़ाकरात के लिए तो आ जाएं। तो एक जो पोजीशन थी कि हमने इस फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, और जो मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं अब, उसमें थोड़ा सा आपको अब डिफरेंस लग रहा होगा कि शायद विलिंगनेस है अब इन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने की। दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब की जेल के अंदर से पोजीशन देखें तो वो भी बड़ी मुख्तलिफ है। वो क्या है, वो उन्होंने सबसे पहले तो जो डी चौक है उसे कहा कि अब आज के बाद से उसे शहीद चौक कहा जाए। फिर खबरें ये भी हैं कि उन्होंने इस बात के ऊपर नागवारी का इजहार किया है कि मैंने सिविल नाफरमानी की बात की है और बाहर बात हो रही है कि पता नहीं ये करनी है कि नहीं करनी। और ये बात भी रिपोर्ट हो रही है, मैं तो जाहिर है वहाँ पर नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट हो रही है मीडिया में और मुस्तनद जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि जिसको सिविल नाफरमानी की बात समझ नहीं आती या जो इसके ऊपर काम नहीं करना चाहता वो पार्टी से बेशक अलग हो जाए, ये कॉल मैं दूंगा। ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। फिर कल शाम को जरताज गुल साहबा एक टेलीविज़न पर कह रही थी कि अभी तो बातचीत के दरवाजे खोले हैं, अभी सिविल नाफरमानी जो है उसकी तरफ, वो कार्ड्स के ऊपर नहीं है, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। फिर जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जेल के अंदर से ये कहा कि जो 15 तारीख है उस दिन शोहदा के लिए जो पेशावर के अंदर एक मार्च होना है, गैदरिंग होनी, उसमें तमाम लोग शिरकत करें। और उन्होंने कहा है कि ये जिसने भी एहलकारों से गोलियां चलवाई हैं वो नहीं बचेगा, हम उसको एक्सपोज करेंगे और अपने शहीदों का हम हर सूरत एहतसाब लेंगे, बदला लेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इनका खून जो है वो रायगान चला जाए। इमरान खान बिल्कुल किसी और जगह पर आपको खड़े नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे और दूसरे दोस्त जो हैं वो डिफरेंट जगह पर आपको खड़े जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब क्या ये इन दोस्तों का कसूर है या इमरान खान साहब का कसूर है? नहीं, ऐसा नहीं। यही असल में चौधरी निज़ामुद्दीन, पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो यही चाहते हैं। वो ये कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं और कन्फ्यूजन फैला के जो बयानियाँ हैं वो डी चौक शहीदों, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई और कितने लोग शहीद हुए, लाशें किधर हैं, उस तमाम बयानिए से मामलात को उठा के कभी मुज़ाकरात, कभी जनरल फैज़ का मिलिट्री कोर्ट मार्शल, कभी इमरान खान का कोर्ट मार्शल, कभी इमरान खान की तलाक होगी तो तब मामला ठीक होंगे, कभी इमरान खान को सजाए मौत ना हो जाए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करवाई जा रही हैं। अभी अगर आप गौर से देखें तो जो पहले दिन से, और फिर एक और शोशा भी छोड़ा जा रहा है कौमी हुकूमत का, वो भी मिलिट्री जनरल्स छुड़वाना चाह रहे हैं। इसकी एक मैं आपको डिपिक्शन दिखाता हूँ। एक आपने छोटा सा
क्लिप देखना है पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर। एक अपोनेंट पार्टी के तौर पर तो मुझे खुश होना चाहिए जो कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने साथ ये सब कुछ खुद करवाया। नून लीग ने उन्होंने जो जुल्म किया पहले मॉडल टाउन में, उसके बाद जो हमारे साथ किया, और फॉर्म 47 और सब कुछ आपके सामने, मैंडेट लूटना, तो ये तौहीन, ये तजलील उन्होंने अपनी खुद करवाई है टेलीविज़न पे। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा किस तरीके से कामरान शाह साहब, जो अमूमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब समझे जाने वाले एंकर हैं, और फैसल वाडा साहब, वो मिलकर नून लीग की वो दुर्गत बना रहे हैं। दुर्गत माइल्ड लफ्ज़ है, वो तौहीन कर रहे हैं, वो तजलील कर रहे हैं, उन्हें गिरा हुआ कह रहे हैं कि आपको भी, हालांकि मैंने आपको कहा कि नून लीग से सियासी मुखालफत है और उनकी करतूतें भी बुरी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक सियासी जमात की इतनी तजलील होते देख के दिल किसी सूरत खुश हो नहीं सकता। पहले ये क्लिप देखिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर तज्जिया देता हूँ। मैं आप लोगों से नून लीग से बहुत तंग है यार। फैसल भाई मुझे एक बात बताएं, ये लोग तो बहुत नाशुक्र हैं, आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने, मैंने समझे ना मिलके, अगर हम जो भी बात कहना चाह रहे हो आप समझे ना, आप लोगों ने ये इतने नाशुक्र हैं कि कह रहे हैं जी फॉर्म 47 जो है हमने, ये तो दो पीटीआई के हक में हो गया। इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, कंपेन नहीं करने दी मुखालफों को। अगर इनके हल्के में पीटीआई को खड़ा नहीं होने दिया हमने, अगर ऐसा उनकी तस्वीर नहीं आने दी मुखालिफ की। अगर ऐसा ये था, फिर भी हारे, ये फिर भी जीत गए। अच्छा, फिर मैं उनसे बात कर नहीं, एक सेकंड पहले फैसल भाई, आइंदा इनकी सिफारिश नहीं करनी, ना मैंने ना आपने, ना मेरी बात, इनको गिरा रहने दे। हमारी ये गिरे हुए लोग हैं, आपकी इनको उठाना ही नहीं है। फैसल एक सेकंड प्लीज। देख लिया आपने। अब इसमें वाज़े तौर पर उन्हें गिरा हुआ, और हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी कितनी गिर चुकी है कि नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, अच्छा, जब नेशनल टेलीविज़न कहा जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं नेशनल टेलीविज़न सिर्फ पीटीवी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर वो टीवी चैनल जो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है उसको आप नेशनल टीवी कह सकते हैं। तो एक नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठकर ये तमाम बातचीत हो रही है, और दो लोग ये कह रहे हैं, फ़ौज का पैगाम दे रहे हैं, जो फ़ौज के करीब हैं, वो ओपनली कह रहे हैं कि अब हमने इन्हें टीके नहीं लगाने। ओपनली कहा जा रहा है कि देखें, मुखालफन को तो जो है वो वहाँ पर अपनी कैंपेन भी नहीं चलाने दी गई, उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए। मीन कोई इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं है, कोई किसी किस्म की नदामत नहीं है। खुल के फ़ौजी किरदार जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है, और फ़ौज के दो करीब लोग ये कह रहे हैं कि आइंदा, ये गिरे हुए लोग हैं, आइंदा इनको टीके नहीं लगाने। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, अब फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, हाँ, टीके नहीं इनको लगाने। अब बीइंग समबडी जिसकी पार्टी के साथ नून लीग ने इतना कुछ किया, देख के सतही तौर पे तो आपको बड़ा खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये किसी सूरत भी, ये जो इखलाकी इन्हतात है, ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। ये तजलील जो है, ये मुझे याद है जब हमारी हुकूमत थी तो जनरल बाजवा यही कुछ इन्हीं टीवी चैनल्स पर, इन्हीं एंकर्स हजरात से हमारे बारे में करवाया करते थे। आज जाहिर है नून लीग तो बिल्कुल ही बूट को इज्जत देने में पता नहीं किधर निकल गई, तो उनकी तजलील जो है वो बहुत ही हायर लेवल पे हो रही है, बहुत ही घटिया लेवल पर जाके उनके साथ तजलील की जा रही है, और वो उसके डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें जो असल मास्टर्स हैं इसके पीछे, वो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं, जो एक से एक को बेइज्जत करवाते हैं, फिर दूसरे से दूसरे को, फिर मिलके खुद करते हैं, और फिर उनको आपस में लड़वा देते हैं। अभी बिलावल जरदारी साहब को गवर्नमेंट दे देंगे तो तमाम जूते पीपल्स पार्टी को पढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त नून को पढ़ रहे हैं, और अगला प्लान होगा कि पीटीआई को कैसे मारने। तो ये टोपियां पहनाते रहते हैं और एक का जूता दूसरे के सर में मारते रहते हैं। तो अब अगर ये आप होलिस्टिकली पूरी की पूरी सिचुएशन देखें, जिसमें एक तरफ मैंने आपके सामने ये बयानात रखे हैं कि एक तरफ बयानात ये हैं कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे, भाई भाई हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलना चाहिए, अभी सिविल नाफरमानी नहीं कर रहे, अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेशर है कि हम अपने शहीदों के घर नहीं जा सकते। तीसरी तरफ आप सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं। ये एक सहाफ़ी का सवाल है कि मुकदमे का अंदराज का फ़ायदा मुल्ज़मान को होता है, अगर मुकदमे का अंदराज लेट हो तो उसका फ़ायदा मुल्ज़मान को होता है, तहरीक इंसाफ देर क्यों कर रही है, ये सवाल सहाफ़ी पूछ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि शहीदों के घर जाने पर हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हम इसलिए नहीं जा रहे। दूसरी तरफ कितने शहीद हुए हैं इसका अभी तक खुल के वो उस तरह से नंबर हमारे सामने नहीं है। FIR कोई भी अभी तक नहीं हो सकी, किसी अदालत के अंदर उस तरीके से हम नहीं जा सके, इंटरनेशनल मीडिया को हमने उस तरीके से इंगेज नहीं किया, और वो सारे का सारा मामला जो है वो बैक बर्नर पे है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बातचीत करते हैं, और दूसरी पार्टी जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री जर्नल्स के कहने पर आपको वापस बेइज्जत कर रही है। कोई कह रहा है 9 मई बीच में से खारिज नहीं होगा, वो रहेगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और ये तमाम माहौल क्या क्रिएट किया जा रहा है, इस सारे माहौल की रिक्वायरमेंट ये है
कि लॉन्ग रन में तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एतमाद है आवाम का, जो इमरान खान के ऊपर एतमाद है आवाम का, वो ख़त्म हो जाए और लोग ये सोचें कि इमरान खान भी बिल्कुल इन्हीं की तरह के हैं, वो भी अब अपनी जान छुड़वाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी वैसी ही है। ये देखें, ये अब इसी हुकूमत जिसको कल तक ये नाजायज़ कहते थे, इसके साथ ये मुज़ाकरात करने को तैयार है, वो आगे से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तो ये जो तजलील होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये करवाना मिलिट्री जनरल्स का पर्पज़ है। कोई मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में वो नहीं सोच रहे, ना उन्होंने कभी सोचा है, क्योंकि अगर सोचते तो मामलात यहाँ तक ना आते। अब इसमें तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है वहाँ से पॉलिसी लेनी पड़ेगी। कुछ दोस्त मुझे ये कहते हैं कि आप बाहर बैठे हैं, आप इसलिए ये सारी बातें करते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर होते तो आप भी चले। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन फिर हम कम अज़ कम इमरान खान के सामने जाके बढ़के तो मत मारे ना। हम उनको ये बताएं कि जी आप ठीक है, आप बड़े दलेर हैं, आप जेल में से ये कह रहे हैं, हम बाहर ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं करेंगे, आप हमारे ज़ुम्मे ये चीज़ लगा दें, हम कर लेंगे, ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो वो फैसला करने की ज़िम्मेदारी उन्होंने आपको देनी है या किसी और को देनी है। इमरान खान के सामने हमने तब जब हम वहाँ पर भड़क मारते तो हमें याद नहीं होता कि बाहर बहुत सख्ती है। उनके सामने हम बात बढ़ा चढ़ा कर ओवर प्रॉमिस करते हैं कि हम करेंगे, बाहर आके हमें एहसास होता है कि बहुत सख्ती है, स्पेस नहीं है, हमारे ऊपर तो बहुत चढ़ाई हुई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाहर बैठा हूँ, आप अंदर बैठे हैं, या मैं आप पे उंगली उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक रियलिस्टिक बातचीत होनी चाहिए। आवाम से भी आप रियलिस्टिक बातचीत शेयर करें जो आपकी रियल सिचुएशन है, और इमरान खान से भी आप रियलिस्टिक बातचीत शेयर करें। उनको आपकी बातचीत पसंद नहीं आएगी, वो आपको चेंज कर देंगे, किसी और को लगा देंगे, कोई इसमें मसला नहीं। कोई ऑक्सीजन थोड़ी है, कोई ज़िंदगी थोड़ी है कि ख़त्म हो जानी है। लेकिन कम अज़ कम आप सच बोल रहे होंगे अपने लीडर के साथ। ये जो सारा मामला है जिसमें इमरान खान साहब को पिक्चर और दिखाई जाती है, बाहर और होती है, बाहर हम कोई और बयान दे देते हैं, वो फिर मीडिया को और कुछ कह देते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये हिजान क्रिएट करती हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, और यही हथियार है मिलिट्री जनरल्स का। वो कन्फ्यूजन में ही रख के आपको वेंचुअली ये दिखाना चाहते हैं कि ये तमाम सियासतदान इनकम्पिटेंट भी हैं, डिसग्रेसफुल भी हैं, और कॉवर्ड भी हैं, और ये मफाद परस्त भी हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने प्रूव करनी है, और इसमें से वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ना वो कौमी गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड है, ना वो मुज़ाकरात करवाने में इंटरेस्टेड है, वो आपको मज़ीद तुनने में इंटरेस्टेड है, और वो तुनते रहेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आपने वो हंसकर 100 जूते और 100 प्याज खाने, या आपने वही चीज़ इज़्ज़त के साथ करनी है। तो ये एक तज्जिया था हमारा जो हम आपके सामने रखना चाहते थे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, और ये जो खुली बेइज्जती हुई है ये सब कुछ क्या है। अगली खबर क्विकली आपके सामने रखनी है, वो ड्रॉप साइट की खबर है। ड्रॉप साइट ने एक और तहलका खेज खबर दी है पाकिस्तान के बारे में, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान ने जो गवादर पोर्ट के ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी पाकिस्तान की चाइना के साथ, ड्रॉप साइट के मुर्तज़ा हुसैन और रायन ग्रिम अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट के बदले में चाइना से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मांग ली है। उर्फ़े आम में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई मुल्क आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दे, जाहिर है जब वो आप पे न्यूक्लियर हमला करेगा तो वो ये सोच के करेगा कि आप वापस उस पर ना कर दें, तो सबसे पहले वो आपके जो भी न्यूक्लियर जहाँ से आप हमले कर सकते हैं, जो आपका आर्सनल होगा, उसको तबाह करेंगे। तो ये जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपने सबमरीन्स के अंदर, आपने कुछ और जगहों के ऊपर, ऐसी जगहों के ऊपर आपकी कैपेसिटी भी हो, मीन एक दोहरा निज़ाम पूरे का पूरा आपने सेट कर लिया कि आपके मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर हमला हो भी जाए तो तब भी आपके कुछ ना कुछ न्यूक्स जो है वो ऐसी जगहों पर, महफूज जगहों पर हों, और केपेबल भी हों विद इन मिनट्स लॉन्च करने के लिए और हमला करने के लिए, कि आप सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हो। फर्स्ट स्ट्राइक तो है ही है पाकिस्तान के पास भी, हिंदुस्तान के पास भी, लेकिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो अगर आपके पास हो तो फिर कोई मुल्क भी डरता हुआ आप पे हमला नहीं करता कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमला करके इनकी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको नुकसान पहुंचा के तो इनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है तो वो वापस हमला कर सकते हैं। ये पाकिस्तान ने चाइना से मांगा। इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें ये कहा कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं वो इतने डिटेरिएट हो गए कि ये सब कुछ चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और फिर जो चाइना ने ट्रीटीज़ साइन की हुई, जिसमें उन्होंने एक उसके फैलाव के अगेंस्ट उन्होंने एक ट्रीटी साइन की हुई है कि हम उसके किसी भी ऐसी और स्टेट को नहीं देंगे जो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, उस तक न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी को नहीं फैलाएंगे। अब पाकिस्तान ने क्योंकि ये ट्रीटी साइन नहीं की हुई, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर तो है
लेकिन ट्रीटी साइन ना करने की वजह से पाकिस्तान टेक्निकली एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है जब तक वो ट्रीटी पाकिस्तान साइन नहीं करता। तो चाइना अगर पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी देता है तो वो फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है। इसके अलावा इसमें पूरा जिक्र हुआ है इलेक्शन की चोरी का, इसमें पूरा जिक्र हुआ है कि मैंडेट की चोरी का, इकॉनमी का, और जो वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान इस टाइम पराया के तौर पर लिखा गया है इसमें कि पाकिस्तान एक पराया स्टेट। पराया आपको उर्दू में तो होता है कि जो पराया हो, अपना ना हो, पराया हो, लेकिन हिंदुस्तान में ये टर्म यूज़ होती है नीच लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनकी कोई ज़ात ना हो, जिनका कोई स्टैंडर्ड ना हो, जिनको आप अपने आप से लोअर समझते हो। बदकिस्मती से हम भी ऐसी हरकतें करते हैं पाकिस्तान में, हम लोगों को रेसिस्ट कहते हैं लेकिन सबसे बड़े रेसिस्ट हम खुद ही हैं। हम भी ये हरकतें करते हैं, हम पराया नहीं, हमने उसके और नाम रखे हुए हैं, लेना नहीं चाहता, शर्मिंदगी की बात है, लेकिन हम भी वहाँ अपने माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। तो आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो लगातार पाकिस्तान ने जो फेल्ड पॉलिसीज़ दुनिया के साथ इंगेजमेंट की बनाई हैं, उसमें चाइना तो पाकिस्तान से दुखी है ही है। चाइना को कभी हम अमेरिका की तरफ छलांग मार देते हैं, कभी चाइना की तरफ मार देते हैं। चाइना कुछ थोड़ा आगे बढ़ता है, हम वापस अमेरिका की तरफ छलांग मार देते हैं। थोड़ी देर पहले हम गवादर पे अमेरिकी सफ़ीर को ले गए थे, फिर हम चाइना को कहते हैं कि आपको गवादर पूरा दे देते हैं, आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो ये जो बैक एंड फोर्थ है, और ये हम पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जर्नल्स यही करते हैं, कभी नून, कभी फ़लाँ, कभी फ़लाँ, कभी फ़लाँ, बैक एंड फोर्थ, टोपियाँ पहनाते रहते हैं। तो ये जो टोपियाँ पहना रहे हैं, इसके बाद वाशिंगटन में हमारा स्टेटस प्राय का है, मतलब कि हमारी अब वो रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं है एज अ कंट्री, और हिंदुस्तान भी हमें सीरियस नहीं लेता। ये आर्टिकल जो पूरे का पूरा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सारी आर्टिकल है। इसका लिंक आपको देंगे नीचे व्लॉग के, ज़रूर पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग रीड है ये कि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की इंगेजमेंट है, चाइना हो या अमेरिका हो, वो किससे मत जा रही है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।